अस्सलाम वालेकुम जी। आज हम बात करेंगे जो रिमेनिंग हमारे पास जो रह गई थी ब्रांचेस जो थी केमिस्ट्री की, आज हम वो पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं जी। सबसे पहले हमारे पास कौन सी है जी? सबसे पहले हमारे पास है बायोकेमिस्ट्री। बायोकेमिस्ट्री को हम सबसे पहले स्टडी करेंगे। तो बायोकेमिस्ट्री की डेफिनेशन अगर देखी जाए तो बायोकेमिस्ट्री की डेफिनेशन कहता है स्टडी द स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर को स्टडी करें, उसकी कंपोजिशन को स्टडी करें, केमिकल रिएक्शन देखें किस तरह का है, किसका, सब्सटेंस का। और वो सब्सटेंस कहाँ पे पाया जाता है? लिविंग ऑर्गेनिज्म में पाया जाता है। इन जानदारों के अंदर वो सब्सटेंस पाया जाता है। सब्सटेंस की अगर रियल डेफिनेशन देखी जाए तो वो कहता है प्योर फॉर्म ऑफ मैटर। प्योर फॉर्म ऑफ मैटर। जो प्योर फॉर्म में मैटर होता है ना, मैटर की डेफिनेशन क्या थी? जो कोई भी चीज़ जो स्पेस रखती है और मैस रखती है, स्पेस घेरती है और मैस रखती है जी। ठीक है, हर चीज़ जो है वो मैस रखती है और जगह घेरती है। कोई भी चीज़ है, चाहे वो मेरे सामने जो लैपटॉप पड़ा वो भी, मोबाइल है, कोई भी चीज़ है, वो क्या है? मैटर है। अब वो कहता है कि जो सब्सटेंस जो कि लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर पाया जाता है, ऐसा सब्सटेंस जो लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर पाया जाता है, उसके स्ट्रक्चर वो किन किन चीज़ों से मिलकर बना हुआ है और उसमें उसका जो केमिकल रिएक्शन है वो क्या किस तरह होता है, वो सारी स्टडी जो है वो बायोकेमिस्ट्री में की जाती है। अब आगे देखें ज़रा। अब कहता है कि स्टडी ऑल रिएक्शंस अकर इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। तमाम के तमाम रिएक्शन जो है वो लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर जो है वो स्टडी किए जाते हैं जी। एज सिंथेसिस एंड मेटाबॉलिज्म, उसमें कुछ जो है वो क्या होता है, केमिकल्स जो है वो बन रहे होते हैं, कॉम्प्लेक्सेस बन रहे होते हैं। जैसा कि बॉडी में फैट बढ़ जाता है तो वो छोटे छोटे जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो कंबाइन होकर बड़ा मॉलिक्यूल बनाते हैं। सिंथेसिस होता है, तैयार होते हैं। और मेटाबॉलिज्म, अब मेटाबॉलिज्म क्या होता है? मेटाबॉलिज्म कहता है कि फूड चेंज इनटू एनर्जी, कि ऐसा प्रोसेस जिसमें जो है हम खुराक खाते हैं और मेटाबॉलिज्म के थ्रू जो है वो क्या होता है, वो एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है। मतलब ये मेटाबॉलिज्म एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें क्या होता है, फूड जो होती है वो चेंज हो जाती है एनर्जी में ऑफ बायोमॉलिक्यूल। बायोमॉलिक्यूल, बायो कहते हैं बड़े मॉलिक्यूल जो होते हैं, लाइक जैसा कि कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन है, फैट्स है। ये तमाम के तमाम बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स हैं जिनमें चेन बड़ी बड़ी होती है। कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन है, फैट्स है। अब मैं थोड़ा सा आसान करके इसको थोड़ा समझाने की कोशिश करता हूँ, जरा आप लोग देखें। तो कहता है कि कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट मिसाल के तौर पे ग्लूकोज है। ग्लूकोज हम खाते हैं। ग्लूकोज जो है बॉडी में जो है ब्रेक डाउन होता है। ब्रेक डाउन होने के बाद वो क्या हो जाता है, वो एनर्जी में तब्दील हो जाता है। एनर्जी यानी कि एटीपी, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, ये एनर्जी में तब्दील हो जाता है। वो कहता है ग्लूकोज जब खाता है इंसान, खाने के बाद जो है वो यहाँ से लेके यहाँ तक का जो दरमियान का प्रोसेस जितना भी है, वो सारे का सारा जो स्टडी किया जाता है वो इस फील्ड के अंदर, इस ब्रांच के अंदर केमिस्ट्री की स्टडी किया जाता है। हायर क्लासेस में एक बाकायदा जो है आपको बुक पढ़ने को मिलेगी, काफ़ी मोटी होगी। तो इस तरह ये जो है वो क्या होता है, बायोकेमिस्ट्री में हम क्या करते हैं, ये जो जितने बड़े बड़े कार्बोहाइड्रेट, ग्लूकोज मतलब रोटी वगैरह जो खाते हैं, प्रोटीन जो गोश्त खाते हैं, तो जो उसकी तोड़फोड़ होती है, ब्रेकडाउन होती है, मेटाबॉलिज्म जिसमें फूड चेंज होकर एनर्जी में तब्दील होती है, कैटाबॉलिज्म होती है, एनाबॉलिज्म होती है, ये सारे के सारे तमाम प्रोसेस जो है वो इस फील्ड में स्टडी किए जाते हैं। ठीक है, तो ये थी बायोकेमिस्ट्री। इसमें हम जो है वो एक सब्सटेंस जो कि लिविंग ऑर्गेनिज्म, जानदार के अंदर जो ऑर्गेनिज्म सब्सटेंस पाया जाता है, जैसा कि ग्लूकोज, रोटी वगैरह, कुछ भी खाने की जो चीज़ हम खाते हैं ना, तो उसके बाद जो प्रोसेस, जितना भी प्रोसेस होता है, उस प्रोसेस को जो स्टडी जिस फील्ड में किया जाता है वो बायोकेमिस्ट्री होती है जी। अब इसका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अक्सर आ जाता होता है बोर्ड के अंदर, वो जरा देख लें। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अक्सर आ जाता है, कहता है स्कोप ऑफ बायोकेमिस्ट्री। स्कोप मतलब कहाँ कहाँ पे बायोकेमिस्ट्री जो है वो यूज़ हो रही है। तो ज़्यादातर जो है मेडिसिन के अंदर यूज़ होती है। फूड साइंसिस जो है खुराक के जो मामले में भी यूज़ होती है, खुराक को महफूज बनाने में, और भी डिफरेंट इसकी फैसिलिटीज़ होती है बायोकेमिस्ट्री की। उसके बाद एग्रीकल्चर जो है, एग्रीकल्चर में भी बायोकेमिस्ट्री जो है वो यूज़ होती है। नेक्स्ट हमारे पास जो है वो क्या नाम है जी, इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री। इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री में हम क्या स्टडी करते हैं जी? इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री, इंडस्ट्री सिंपल अगर अल्फाज में इसको कहा जाए तो जितने भी केमिकल जो है इंडस्ट्री में बनाए जाते हैं, जितने भी केमिकल हम यूज़ करते हैं ना, कोई भी चीज़ बनाने के लिए, तो वो सारे के सारे इंडस्ट्री में केमिकल बनाए जाते हैं। इन दिस ब्रांच वी स्टडी मैन्युफैक्चर ऑफ केमिकल कंपाउंड।
कहता है कि मैन्युफैक्चर का मतलब है तैयार करना। हम क्या करते हैं, केमिकल्स को तैयार करते हैं इंडस्ट्री के अंदर ऑन कमर्शियल स्केल, बड़े पैमाने पे, बिगर, ठीक है, बड़े पैमाने पे हम क्या करते हैं, केमिकल्स को हम बनाते हैं। इन इंडस्ट्री इज द इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री, वो हमारे क्या कहलाती है, हमारे पास इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री कहलाती है। ऐसी फील्ड जिसमें केमिकल्स को बड़े पैमाने पे बनाया जाता है, वो कौन सी फील्ड होगी, वो इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री की फील्ड होगी। अब केमिकल जो इंडस्ट्री के अंदर बनाए जाते हैं, मैं वो भी बताता हूँ आप लोगों को, और उनको जो वो केमिकल जो है आगे कौन कौन सी चीजें बनाने के लिए यूज होते हैं वो भी मैंने लिखे हैं। आप लोगों ने वो केमिकल सारे सारे याद नहीं करने, लेकिन जो मैंने केमिकल्स लिखे हैं ना पहले, जो आपकी डेफिनेशन बुक में है, वो आप लोगों ने याद करने हैं। तो देखिए जी, हमारे पास सबसे पहला है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन तो इंसान की सबसे बड़ी जरूरत है, ऑक्सीजन के बगैर तो इंसान सांस नहीं ले सकता। लेकिन इंडस्ट्री के अंदर ऑक्सीजन बनाने से वो कौन कौन सी चीजें बनती है जी इंडस्ट्री में। ऑक्सीजन जो है वो आजकल कोविड चल रहा है, कोविड में भी क्या करते हैं, वो सांस लेने के लिए जो है वो ऑक्सीजन सिलेंडर जरूरत होती है, तो वहां पे भी ऑक्सीजन काफी ज्यादा यूज हो रही है। स्टील मेकिंग, स्टील जो है वो बनाने के लिए, क्योंकि स्टील को पिघलाया जाता है, उसको जो है वो डिफरेंट जो है वो टाइप्स में कन्वर्ट किया जाता है, तो उसको हीट किया जाता है, उसके लिए ऑक्सीजन चाहिए होती है। मेटल्स रिफाइनिंग, मेटल को अलग करने के लिए, सेपरेट करने के लिए, एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन, दरख्त जितने भी हैं ज्यादातर सरसब्ज पाकिस्तान का जो है वो नारा इसलिए लगाया जाता है ताकि क्या हो कि ग्रीनरी ज्यादा हो, ऑक्सीजन ज्यादा हो, सांस जो है आसानी से इंसान ले सके। ठीक है, तो ये सारी चीजें जो है ऑक्सीजन है, और ऑक्सीजन कौन बना रहा है, इंडस्ट्री में भी तैयार की जाती है ऑक्सीजन जो है वो केमिकल बनाया जाता है। इसी तरह क्लोरीन भी इंडस्ट्री में बनाई जाती है, और उसके भी डिफरेंट यूजेज आगे। पानी को जो है वो साफ करने के लिए यूज होता है। स्विमिंग पूल के साइडों पे जो है वो सब्ज कलर की जो है वो घास लग जाती है, उसको रिमूव करने के लिए। इसी तरह पेपर के अंदर, पेपर को वाइट करने के लिए ब्लीचिंग के तौर पे यूज किया जाता है। उसके बाद पेंट, इंसेक्टिसाइड, कीड़ों को मारने के लिए भी क्लोरीन यूज की जाती है। इसी तरह अमोनिया है, अमोनिया 80% फर्टिलाइजर खादे जो है उनको खादों के अंदर इसका बहुत ज्यादा यूज किया जाता है। रेफ्रिजरेटर गैस जो है, फ्रिज वगैरह जो होती है ना, उसके पीछे कंप्रेसर लगा होता है, कंप्रेसर में गैस यूज होती है, वो अमोनिया गैस होती है। उसी तरह प्लास्टिक को बनाने के लिए, धमाका के मवाद बनाने के लिए, इस तमाम के लिए अमोनिया यूज होती है जी। उसके बाद है कास्टिक सोडा। कास्टिक सोडा NaOH जो होता है वो क्या होता है, पेपर बनाने में यूज होता है, साबुन बनाने में, डिटर्जेंट बनाने में, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स बनाने में, इन तमाम चीजें बनाने में ये चीज केमिकल यूज होता है। और ये कहाँ पे प्रिपेयर होता है, इंडस्ट्री में। उसके बाद है नाइट्रिक एसिड और सल्फ्यूरिक एसिड। आपको लग तो बहुत ज्यादा होगा, नजर आ रहा होगा, लेकिन आप लोग याद नहीं करना, घबराना नहीं, आप लोगों ने याद सारा नहीं करना, लेकिन आप लोगों को इन चीजों का इल्म होना चाहिए कि ये केमिकल जो आप लोग इंडस्ट्री में बना रहे हैं, ये आगे कहाँ कहाँ पे यूज हो रहे हैं। बहुत सारे इनके, अभी तो मैंने कम लिखे हैं, स्पेस कम थी, बहुत सारे इनके यूजेज है। तो इसी तरह नाइट्रिक एसिड भी यूज होता है, अमोनियम नाइट्रेट। अमोनियम नाइट्रेट को आगे जो है हैबर प्रोसेस से जो है अमोनिया और फर्टिलाइजर के आगे यूज किया जाता है, प्लास्टिक बनाने में, डाई बनाने में, धमाका के मवाद बनाने में। इसी तरह सल्फ्यूरिक एसिड है। सल्फ्यूरिक एसिड में भी आप लोग क्या करते हैं, इसमें सल्फ्यूरिक एसिड का मेन पर्पस क्या होता है, बहुत सारे डिफरेंट केमिकल बनाया जाता है, जैसा कि HCl है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड लैब के अंदर यूज किया जाता है, नाइट्रिक एसिड है वो भी लैब के अंदर यूज किया जाता है। वो किससे बनाए जाते हैं, सल्फ्यूरिक एसिड से बनाए जाते हैं। प्रोडक्शन ऑफ फर्टिलाइजर, फर्टिलाइजर खादे भी जो है वो भी बनाई जाती है जी इस केमिकल से। तो ये तमाम के तमाम केमिकल के आगे यूजेस बता दिए, तो आप लोगों को समझ आ जाने चाहिए। ये तमाम जितने भी, ये यहां से लेके ये जितने भी केमिकल्स हैं, ये वाले, ये तमाम केमिकल जो हैं वो क्या हो रहे होते हैं, ये इंडस्ट्री बना रही होती है। कौन बना रहा होता है, इंडस्ट्री बना रही होती है इन तमाम केमिकल्स को। ठीक है, जिस फील्ड में इन तमाम केमिकल को स्टडी किया जाता है वो इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री कहलाती है। और इन तमाम केमिकल जो है ये एज अ रॉ होते हैं, रॉ मटेरियल होते हैं, मतलब रॉ मटेरियल ऐसी चीजें जिससे आगे डिफरेंट और चीजें भी बनती हों। तो इन तमाम केमिकल से ये सारी चीजें बन रही होती है जो कि हम डेली लाइफ में यूज कर रहे होते हैं, और तमाम की तमाम केमिस्ट्री की बदौलत है। नेक्स्ट है जी हमारे पास न्यूक्लियर केमिस्ट्री। न्यूक्लियर केमिस्ट्री जो है वो हमारे पास वो कहता है द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री दैट डील विद द रेडियो एक्टिविटी। रेडियो एक्टिविटी क्या होता है, रेडियो एक्टिविटी कहते हैं, सिंपल अल्फाज में अगर हम समझा जाए तो रेडियो एक्टिविटी कहा जाता है कि जितने भी एलिमेंट हैं जिनका एटॉमिक नंबर 82 से ज्यादा है, पीरियोडिक टेबल में जितने भी एलिमेंट है उनका एटॉमिक नंबर अगर 82 से ज्यादा है तो वो रेडियो एक्टिव होंगे। रेडियो एक्टिव एलिमेंट कौन से होते हैं, जो खुद ब खुद रेडिएशन को खारिज करते रहते हैं, उनका एटॉमिक न्यूक्लियाई जो होता है वो स्टेबल नहीं होता। मैंने आगे उसको थोड़ा बताया भी है। अनस्टेबल एटॉमिक न्यूक्लियस, उनका जो न्यूक्लियस होता है वो क्या होता है, वो अनस्टेबल होता है, लूजिंग एनर्जी बाय रेडिएशन,
और वो खुद ब खुद रेडिएशन को खारिज करते रहते हैं। उसके बाद हम क्या स्टडी करते हैं, न्यूक्लियर केमिस्ट्री में रेडियो एक्टिव एलिमेंट को स्टडी करते हैं और न्यूक्लियर प्रोसेस को स्टडी करते हैं। न्यूक्लियर प्रोसेस कौन कौन से होते हैं जिनको हम स्टडी करते हैं? इसमें फ्यूजन का प्रोसेस होता है। फ्यूजन का ऐसा प्रोसेस जिसमें बड़े छोटे छोटे मॉलिक्यूल कंबाइन होकर बड़ा मॉलिक्यूल बनाते हैं। छोटे छोटे मॉलिक्यूल छोटे छोटे मिलकर क्या करते हैं? बड़ा मॉलिक्यूल बनाते हैं, ठीक है। और फिशन के अंदर क्या होता है? फिशन में जो है वो बड़ा मॉलिक्यूल टूट कर दो हिस्सों में तकसीम हो जाता है। तो ये प्रोसेस भी हम न्यूक्लियर केमिस्ट्री में स्टडी करते हैं। रेडियो एक्टिव डिके ऑफ अनस्टेबल न्यूक्लियाई, रेडियो एक्टिव डिके जो है ये भी एक टॉपिक है जो कि बाकायदा न्यूक्लियर केमिस्ट्री की एक बुक होती है जिसमें आगे पढ़ते हैं हायर क्लासेस में। चेंज इन न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी, बाइंडिंग एनर्जी भी एक बड़ा जबरदस्त टॉपिक है, ये भी आगे हायर क्लासेस में आप लोग पढ़ेंगे। तो ये भी तमाम के तमाम जो है ये क्या है? न्यूक्लियर प्रोसेसेस हैं जो कि हम क्या करते हैं इस न्यूक्लियर केमिस्ट्री के अंदर स्टडी करते हैं। तो ये था आप लोगों के पास न्यूक्लियर केमिस्ट्री, और उसके बाद उसकी प्रॉपर्टीज को भी देखते हैं, उन चीज़ों की जो खसूसियात है। मतलब मिसाल के तौर पे ये क्या नाम है? यूरेनियम है। यूरेनियम का एटॉमिक नंबर जो है वो क्या है? वो 92 है। यूरेनियम का एटॉमिक नंबर 92 है और एटॉमिक मास 238 भी है। यूरेनियम 92 235 भी है। यूरेनियम 92 234 भी है। ये इसके बाकी तमाम जो है वो नेचुरली भी होते हैं लेकिन आर्टिफिशियल भी बनाए जाते हैं, और इसके जो है इनको आगे डिफरेंट प्रोसेसेस के लिए यूज़ किया जाता है। तो न्यूक्लियर केमिस्ट्री जो है अगर हम कंक्लूड करें इसको तो कहता है न्यूक्लियर केमिस्ट्री में हम रेडियो एक्टिव एलिमेंट को स्टडी करते हैं। वो कौन से एलिमेंट होते हैं? ऐसे एलिमेंट होते हैं जो खुद ब खुद रेडिएशन को खारिज करते रहते हैं। वो कौन होता है? जिसमें जिनका एटॉमिक नंबर 82 से ज़्यादा होता है। मिसाल के तौर पे यूरेनियम है, प्लूटोनियम है, इसी तरह और भी बहुत सारे हैं। उसके बाद तो इसके जो है आगे यूजेस जो है देख लेते हैं ज़रा। इसके यूजेस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जी, इंतहाई इंपॉर्टेंट है। इसके यूजेस जो है वो कहता है कि कैंसर का जो मरीज होता है ना उसका जो इलाज किया जाता है रेडिएशन की मदद से, वो भी इस फील्ड यही फील्ड बताती है इसमें। रेडियोथेरापी, रेडियोथेरापी एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम क्या करते हैं? रेडिएशन की मदद से कैंसर का इलाज करते हैं। और वो रेडिएशन कौन प्रोवाइड कर रहा होता है? यही न्यूक्लियर केमिस्ट्री के जो एलिमेंट होते हैं जिनका एटॉमिक नंबर 82 से ज़्यादा होता है। वो एलिमेंट जो है वो क्रोमियम 6 जो है, ये हमें एमएससी में टीचर ने बताया था। क्रोमियम 6 जो है एंटी कार्सिनोजेनिक होता है, कैंसर का एंटी कार्सिनोजेनिक होता है। वो कैंसर के जो होते हैं ना मॉलिक्यूल्स होते हैं उनको किल करता है, वायरस के जो मॉलिक्यूल होते हैं। तो इसी तरह जो है वो फूड को महफूज बनाने के लिए भी हमारे पास जो है वो क्या होता है? न्यूक्लियर केमिस्ट्री हमें हेल्प कर रही होती है। और इसी तरह इलेक्ट्रिकल पावर थ्रू न्यूक्लियर रिएक्टर। अब न्यूक्लियर रिएक्टर क्या होता है मैं थोड़ा सा आप लोगों को समझाने की कोशिश करूंगा। अब एक होता है फिशन प्रोसेस, अभी हमने बात की है फिशन प्रोसेस की, ये देखें ये फिशन प्रोसेस है। अब वो कहता है फिशन के अंदर जो है वो क्या होता है? बड़ा मॉलिक्यूल जो है वो दो छोटे छोटे हिस्सों में तकसीम हो जाता है, और उसके नतीजे में जब वो तकसीम होता है तो उसके नतीजे में हमें एनर्जी मिलती है। अब ये वाली जो एनर्जी मिलती है ना, जब बड़ा मॉलिक्यूल टूटता है, टूटने के बाद जब वो छोटे दो मॉलिक्यूल में तब्दील होता है तो एनर्जी बहुत ज़्यादा मिकदार में रिलीज होती है। तो ये एनर्जी जो होती है वो क्या किया जाता है? इससे वाटर जो होता है उसको हीट किया जाता है, वाटर स्टीम में कन्वर्ट होता है। वाटर जब स्टीम में कन्वर्ट होता है तो उसके आगे लगी होती है टरबाइन। उसके आगे क्या लगी होती है? टरबाइन लगी होती है। स्टीम क्या करता है? उस टरबाइन को क्या करता है? प्रेशराइज करके उसको रोटेट करता है, और रोटेट करने के बाद यहां पे लगा होता है उसके आगे जो है वो क्या लगा होता है? जनरेटर। यहाँ पे जनरेटर लगा होता है। जनरेटर जब चलता है तो फिर इलेक्ट्रिसिटी जो है वो प्रोड्यूस होती है। जी दोबारा से फिर एक दफ़ा फिर देख लें इसको। फिशन प्रोसेस में क्या होता है? ये न्यूक्लियर रिएक्टर के अंदर ये प्रोसेस हो रहा होता है। न्यूक्लियर रिएक्टर में प्रोसेस होता है, यहाँ से रेडिएशन जो है खतरनाक रेडिएशन जो है बाहर एनवायरनमेंट में नहीं आती, वो न्यूक्लियर रिएक्टर होता है जिसके अंदर ये प्रोसेस होता है। तो उसमें क्या होता है? बड़े मॉलिक्यूल को ब्रेक किया जाता है और वो छोटे में तब्दील होता है। जब वो टूटता है तो बहुत ज़्यादा मिकदार में एनर्जी रिलीज होती है। उस एनर्जी को बिजली बनाने के लिए इस्तेमाल कैसे करते हैं कि वो एनर्जी जो है वो पानी को हीट करती है, पानी जो है वो भाप में तब्दील होता है, भाप जो है वो टरबाइन चलाती है, टरबाइन से जनरेटर चलता है, जनरेटर से इलेक्ट्रिसिटी बनती है और उसको हम यूज़ करते हैं। तो इसके बहुत मेन अगर देखा जाए तो हाई लेवल की ये जो है वो देखें ना, कैंसर का इलाज भी इसी फील्ड में हो रहा है, खुराक को महफूज बनाने का तरीका भी ये फील्ड बता रही है, और उसके बाद है बिजली बनाना।
बिजली बनाना आने वाले वक्त में जो है वो क्या होगा, बिजली जो है वो ज़्यादातर केमिकल से बनाई जाएगी, जो कि हम यूज़ कर रहे हैं, जो कि रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स होंगे, उन्हीं से बिजली जो है वो आगे बनाई जाएगी। ठीक है, तो देखिए नेक्स्ट हमारे पास जो है वो है एनवायरमेंटल केमिस्ट्री। एनवायरमेंटल केमिस्ट्री जो है, इसमें एनवायरमेंट से रिलेटेड जितनी भी स्टडी होगी वो सारी की सारी इसमें एनवायरमेंटल केमिस्ट्री में आ जाती है। ठीक है, एनवायरमेंट से रिलेटेड जितनी भी स्टडी है वो सारी की सारी एनवायरमेंटल केमिस्ट्री में। ये तमाम के तमाम अलग-अलग फील्ड है। जिस तरह एक दरख्त होता है ना, दरख्त की डिफरेंट ब्रांचेस होती हैं, इसी तरह ये क्या है, पहले तो साइंस थी, साइंस की ब्रांचेस थी, केमिस्ट्री, फिजिक्स जो है, बायो है। अब उसके बाद केमिस्ट्री के आगे ब्रांचेस हैं, आगे ऑर्गेनिक है, फिजिकल है, इनऑर्गेनिक है, बायो है, इंडस्ट्रियल है, एनवायरमेंटल है, न्यूक्लियर है, एनालिटिकल है, सारी तमाम के तमाम उसकी जड़ें हैं, ब्रांचेस हैं। तो इसमें अब देखते हैं जी, एनवायरमेंटल केमिस्ट्री जो है वो कहता है स्टडी अबाउट द कंपोनेंट। हम कंपोनेंट की स्टडी करते हैं, किसके कंपोनेंट जी, एनवायरमेंट के। एनवायरमेंट के कंपोनेंट कौन कौन से होते हैं जी, लिथोस्फीयर होता है। लिथोस्फीयर में क्या आ जाता है, सॉइल, रॉक जो होती है, पत्थरों, पहाड़ों, और जो सॉइल जमीन होती है, मिट्टी होती है, जमीन का मिट्टी होती है, रॉक होती है, इन तमाम की जो स्टडी होती है वो लिथोस्फीयर में आती है। हाइड्रोस्फीयर, हाइड्रो किसे कहते हैं, पानी को, वाटर की जो स्टडी है वो। और एटमॉस्फेयर, ये है मेन कंपोनेंट इसका एनवायरनमेंट का, हवा, एयर जो है उसकी स्टडी। बायोस्फीयर, लिविंग जितनी भी चीजें हैं, लिविंग थिंग्स की जितनी भी हैं, जानदार चीजें हैं, उन तमाम की जो स्टडी है एनवायरनमेंट के अंदर, जितनी भी लिविंग थिंग्स हैं, एयर में जितनी भी चीजें हैं, पानी में, रॉक, सॉइल, इन तमाम चीजों की जो स्टडी है, इनको हम पढ़ते हैं, इनको स्टडी करते हैं, इनकी साइंस को चेक करते हैं, वो किस में आ जाती है, एनवायरमेंटल केमिस्ट्री में आ जाती है। एंड द इफेक्ट ऑफ सॉरी एंड द इफेक्ट ऑफ ह्यूमन एक्टिविटीज ऑन द एनवायरमेंट। एनवायरमेंट के ऊपर जो है क्या नाम है, ह्यूमन एक्टिविटी का एनवायरमेंट के ऊपर क्या असर हो रहा है, मतलब इंसान जो एक्टिविटीज कर रहा है उससे माहौल को क्या प्रॉब्लम फेस करना पड़ रही है। तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स है जी इसमें। तो सबसे पहला तो एयर पोल्यूशन है, उसके बाद हमारे पास वाटर पोल्यूशन भी है। दोनों को इकट्ठे डिस्कस कर लेता हूं मैं जरा। देखिए जरा, इंडस्ट्री है, अगर तो इंडस्ट्री जो है वो खतरनाक केमिकल को क्या कर रही है, वो बाहर निकाल रही है और खतरनाक वेस्टेज को बाहर निकाल रही है, तो एक तो उससे क्या होगा, एयर पोल्यूशन क्रिएट होगी, इंसानों के सांस लेने में प्रॉब्लम होगी। दूसरा ये, जो इंसान मोटर बाइक यूज कर रहा होता है, गाड़ियां इस्तेमाल हो रही होती हैं, तमाम जितनी भी चीजें हैं उसमें जो होता है वो क्या होता है, डिफरेंट जो है वो पॉइजनस गैसेस जो है वो रिलीज हो रही होती है। जैसा कि SO2 जो है वो जब बाइक धुआं निकलता है उसमें से SO2 गैस भी निकलती है। इसी तरह क्या नाम है, जो फ्रिज होती है, फ्रिजों के कंप्रेसर जो होते हैं उसमें से गैस लीकेज होती है, वो क्लोरोफ्लोरो होती है। ये पॉइजनस गैस है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ये सारे हवा में जाते हैं। हवा में क्या जाते हैं, एटमॉस्फेयर, माहौल में जाते हैं, और वहाँ पे क्या करते हैं, हमारे क्या नाम है, एयर में, एटमॉस्फेयर के अंदर जो है एक लेयर है जिसे कहा जाता है ओजोन, O3 इसका फॉर्मूला होता है। ओजोन एक लेयर होती है, ठीक है, और ये सारी गैसेस होती है, ये गैसेस क्या करती है, ओजोन के साथ रिएक्शन करती है, और ओजोन का जो लेयर होती है ना, ओजोन की जो लेयर है वो क्या कर देती है, उसको सुराख कर देती है। ये वाली जो गैसेस होती है, ये गैसेस उसको सुराख कर देती है। और जो सूरज होता है, सूरज से क्या होती है, कुछ रेडिएशन, खतरनाक रेडिएशन भी होती है, वो रेडिएशन जो है फिर क्या करती है, वो इस सुराख के जरिए जो है वो क्या आती है, जमीन पे आती है, अर्थ पे, और अर्थ पे आने के बाद वो क्या करते हैं जी, वो स्किन का जो है, स्किन कैंसर का कॉज करती है जी। दोबारा से फिर देख लें, कहता है कि जो खतरनाक रेडिएशन इंडस्ट्री से निकले हैं, मोटर बाइक जो हम व्हीकल वगैरह यूज करते हैं, इंसान ह्यूमन एक्टिविटीज होती है ना, या हम कूड़े को जला देते हैं, उससे भी डिफरेंट गैसेज जो है वो बनती है, बहुत सारी डिफरेंट गैसेज जो है वो निकलती है। इसी तरह हम लकड़ी को जलाते हैं तो उससे भी कार्बन मोनोऑक्साइड बनती है, वो भी खतरनाक होती है। सारी गैसेज जो है वो कंबाइन होकर एयर, हवा में जाती है, हवा में ऊपर जाती है, तो वो क्या करती हैं, क्लोरोफ्लोरोकार्बन भी होती है उसमें, वो ओजोन को डिप्लीट करते हैं, ओजोन में सुराख हो जाता है, और जिसकी वजह से क्या होता है, ये ओजोन है ना, O3 है, तो सूरज से आने वाली जो खतरनाक रेडिएशन है वो डायरेक्ट जमीन पे आती है और स्किन कैंसर का बायस बनती है। तो इसी तरह से अगर वाटर पोल्यूशन, अगर हम इंडस्ट्री के वेस्टेज में क्या हो, हैवी मेटल्स हो, जैसे कि क्रोमियम है, आर्सेनिक है, निकल है, इस तरह की मेटल, हैवी मेटल्स हैं जो है वो क्या करती हैं, जो अगर तो वो फसलों में फेंक दिया जाए तो फसलें तो वैसे गल सड़ जाएंगी, या फिर अगर वो फसलें जो है वो हम सब्जियां हम खाते हैं तो खाने में क्या होगा, हमारी बॉडी में जो है वो स्टमक में प्रॉब्लम होगी हैवी मेटल्स की वजह से।
सॉरी हैवी मेटल की वजह से वो क्या होगी, हमारी बॉडी में प्रॉब्लम्स होगी। तो अगर नहीं फसलों में नहीं तो फिर वो क्या करेगा, दरियाओं में फेंक देगा, दरियाओं में फेंके तो फिर वो क्या होगी, हैवी मेटल जो है वो क्या करती है, क्रोमियम जो होती है वो मछलियों की यहाँ पे गिलड़ में फंस जाती है, मतलब दोनों साइडों पे जमना शुरू हो जाती है और जिसकी वजह से मछलियाँ सांस नहीं लेती और वो मर जाती है। तो ये भी एक नुकसान था। तो ये देखिए इन क्या नाम है, ह्यूमन एक्टिविटीज़ के बुरे असरात होते हैं माहौल के ऊपर, तो केमिस्ट्री ही हमें इससे बचा सकती है, हम बेहतर से बेहतर इसका सोल्यूशन निकाल सकते हैं। तो नीचे भी बताया गया, कहता है कि आल्सो हम इसमें और भी स्टडी करते हैं, जैसे कि बायोलॉजी की स्टडी करते हैं, जियोलॉजी ज़मीन के, इकोलॉजी मौसमों के बारे में भी, मिट्टी के बारे में, पानी के बारे में, तो यह सारी स्टडी इसमें आ जाती है। अब लास्ट है जी एनालिटिकल केमिस्ट्री। एनालिटिकल केमिस्ट्री जो है वो क्या है, एनालिटिकल केमिस्ट्री के अंदर हम स्टडी करते हैं जी एनालिसिस करते हैं जी, एनालिसिस भी पढ़ा जाता है, एनालिसिस भी पढ़ा जाता है, दोनों पढ़े जाते हैं। एनालिसिस करते हैं जी, वो कहते हैं इन दिस ब्रांच वी डील विद सेपरेशन। हम किसी भी कोई भी मतलब हमारे पास केमिकल दिया गया, हमने उसको पहले तो सेपरेशन करनी है, चेक करना है और फिर उसका एनालिसिस भी करना है साथ साथ, टू आइडेंटिफाई इट्स कंपोनेंट। मिसाल के तौर पे कोई भी कंपाउंड आपको केमिकल दे दिया गया, मिसाल के तौर पे मैं बताता हूँ आपको, हमें बीएससी में जो है प्रैक्टिकल के अंदर हमें एक केमिकल दिया गया था वाइट कलर का, मोस्टली वाइट कलर के होते हैं ताकि पता ना चले कि कौन सा केमिकल है। उन्होंने कहा था कि आप इसके डिफरेंट टेस्ट करें और हमें बताएं कि ये कौन सा केमिकल है, केमिकल का नेम बताएं। तो हमने डिफरेंट टेस्ट किया और उस टेस्ट करने के बाद जो है वो क्या होता है, हमें एग्जामिनर को बताना होता है कि ये वाला ये केमिकल है, उसके बाद जो है वो नंबर लगते हैं। तो वो जो मैंने प्रोसेस किया था जिसमें डिफरेंट टेस्ट करने के बाद उसको जो है वो चेक किया था कि कौन सा कंपोनेंट है, वो सारी की सारी स्टडीज में एनालिटिकल केमिस्ट्री में की जाती है। और सबसे ज़्यादा यूज़ जो है वो इसका किया जाता है फूड को चेक करने का, जो है मतलब दूध जो है वो खालिश है नहीं, सही खालिश नहीं है, गोश्त को चेक करने का, और भी डिफरेंट चीज़ें जिसको फूड सिक्योरिटी वाला चेक करते हैं। मतलब बहुत सारे शरबत होते हैं, मशरूबात होते हैं जिनको चेक करते हैं, वो सारे के सारे इसमें एनालिटिकल केमिस्ट्री के अंदर ही स्टडी किए जाते हैं। तो सेपरेशन वो कहता है दो तरह से होती है, क्वालिटेटिव एनालिसिस भी करते हैं और क्वालिटेटिव एनालिसिस भी करते हैं। क्वालिटेटिव में क्या करते हैं, क्वालिटी चेक करनी होती है कि कौन कौन सी चीज़ें मौजूद हैं। मिसाल के तौर पे अगर एक कोई चीज़ है उसमें हमारे पास मौजूद है जी NaCl, तो या फिर आप लोग इसमें एल्यूमिनियम, क्रोमियम और फ्लोरीन, वैसे इकट्ठा तो नहीं आ सकते, चले देख लेते फिर भी। तो कहते हैं कि हमने क्या करना होता है, क्वालिटेटिव एनालिसिस में क्वालिटी को बताना होता है कि कौन कौन से एलिमेंट मौजूद होते हैं उसमें, आइडेंटिटी ऑफ सब्सटेंस कौन कौन से मौजूद है, कंपोजिशन ऑफ केमिकल स्पीशीज कौन कौन से जो है वो केमिकल के ऊपर मुश्तमिल है। मिसाल के तौर पे मैं बताऊंगा, इसमें जो है वो सोडियम भी मौजूद है, इसमें Cl भी मौजूद है, सोडियम भी मौजूद है, Cl भी मौजूद है। तो ये क्या बता दिया मैंने, उसकी क्वालिटी बता दी। फिर एल्यूमिनियम मौजूद है, क्रोमियम मौजूद है, फ्लोरीन मौजूद है। तो ये अलग अलग बताना होता है कि ये क्वालिटी का मतलब है कि कौन सा एलिमेंट मौजूद है या आइटम मौजूद है उसमें, ठीक है। उस केमिकल को जो आपको दिया गया है टेस्ट करने के लिए, देखें कौन सा केमिकल है, तो उसमें आप लोगों ने बताना होता है इसमें ये वाले केमिकल मौजूद है इस पाउडर के अंदर। उसके बाद आपने बताना होता है कि ये वाला सोडियम जो है वो कितने ग्राम है, सोडियम जो है 1 ग्राम है, और है वो कितने ग्राम है, वो 0.5 ग्राम है। तो इसी तरह ये जो है ये इस तरह स्टडी की जाती है, डिटरमाइन द अमाउंट। तो क्वांटिटेटिव एनालिसिस में हम अमाउंट को चेक करते हैं जी ऑफ द कंपोनेंट, वो कंपोनेंट की जो अमाउंट होती है हमने उसको चेक करना होता है। क्वालिटेटिव में हमने बताना होता है कौन कौन से हैं, क्वांटिटेटिव में हमने ये बताना होता है कितनी कितनी मिकदार में है, ठीक है। तो ये सारे का सारा एनालिटिकल केमिस्ट्री में स्टडी किया जाता है और इसमें बहुत डिफरेंट टेक्निक्स को हम यूज़ करते हैं, डिफरेंट मेथड यूज़ करते हैं जी। डिफरेंट टेक्निक्स एंड इंस्ट्रूमेंट यूज्ड फॉर एनालिसिस और स्टडी। हम इसमें जो है डिफरेंट टेक्निक्स को स्टडी करते हैं जी, बहुत सारी। और इसका स्कोप ये कहाँ कहाँ पे यूज हो रहा है, वाटर को टेस्ट करने के लिए भी एनालिटिकल केमिस्ट्री यूज होती है, फूड को चेक करने के लिए खुराक जो होती है, एनवायरमेंटल पोल्यूशन कहाँ पे ज़्यादा है कहाँ पे कम है, उसके लिए भी हमेशा मेजरमेंट उन्होंने बनाए होते हैं। जो चेक करने वाले होते हैं ना, उन्होंने मेजरमेंट बनाया होता है और जैसे उसको डिप करते हैं तो उससे पता चल जाता है। और क्लिनिकल एनालिसिस टेस्टिंग वगैरह के लिए भी इसको इस फील्ड में जितनी भी टेस्टिंग होती है वो इस फील्ड में की जाती है।
तो ये तो थी आज की हमारे पास ब्रांचेस थी केमिस्ट्री की। नेक्स्ट जो है इंशाल्लाह कल जो है वो कोशिश करूंगा मैं नेक्स्ट टॉपिक की। तो अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा, और अगर आप लोग सीरीज वाले लेक्चर देखना चाहते हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा और इस चैनल का भी। अल्लाह हाफिज़।